नमस्कार। पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास जो है आपकी नेशनल बजट को लेकर के है। नेशनल बजट 2024-25 है ना। इस चुनाव के होने के बाद जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई तो उसने फिर फुल फ्लेज्ड बजट जो है उसको प्रस्तुत किया। तो आज की क्लास में हम लोग बजट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और डिटेल कहने का मतलब ये है कि लगभग हर एरिया को कवर किया है हमने, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो छूटे नहीं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सोर्स है आज की क्लास का, उसमें हम लोगों ने भारत सरकार का बजट डॉक्यूमेंट यूज किया हुआ है। तो आप कई जगह कुछ पिक्चर्स देखेंगे, वो वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। उसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से हम लोगों ने कुछ मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। तो ऑथेंटिक सोर्स है, डेटा पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पहले मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो 5 पैकेज है युवाओं के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद भारत सरकार की ये जो बजट है ये 9 प्रमुख विशेषताओं के साथ है। तो उन सभी विशेषताओं के साथ जो है हम लोग अपने पूरे बजट की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपना आज का जो है बजट, नेशनल बजट 2024-25। ऑलराइट। तो यस, लाइक यू कैन सी, तो हमारा जो ये बजट प्रस्तुत किया गया, इस बजट का अगर विजन, परिकल्पना हम देखें तो ये परिकल्पना क्या कहती है कि हमको एक बजट चाहिए जो कि प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत का निर्माण करे। ऑलराइट। सो प्रॉस्परस भारत इन हार्मनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। तो जो नए 9 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं उसमें इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन सभी चीजों को कवर किया गया है। राइट। बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू कि हमारे संविधान में है ना, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो उसके आधार पर हम लोग जो है शुरू करते हैं। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा गया है, विकसित भारत बाई 2047। और इसका डेवलपमेंट मंत्रा क्या है ना, विकास का मंत्र क्या रखा गया है? तो इसके विकास का मंत्र है सबका साथ सबका विकास। राइट। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और इन दोनों की सहायता से 2047 तक विकसित भारत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है हमारे बजट में। ठीक है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में की जाती है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जो बजट के नाम से हम लोग प्रस्तुत करते हैं, उसमें उस वर्ष, जो आने वाला वर्ष है, वित्तीय वर्ष, और पिछले 2 वर्षों का लेखा जोखा होता है। किस चीज का लेखा जोखा होता है? लेखा जोखा होता है कि कितनी प्राप्तियां सरकार के पास हुई या होने वाली हैं और कितना खर्चा सरकार करेगी। ठीक है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो रूपी कम्स फ्रॉम, यानी कि ये प्रतिशत में व्यक्त किया गया है कि जो रिसीव्ड हैं, प्राप्तियां हैं हमारे बजट की, वो कहां कहां से आती हैं। तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो है ये उसी क्रम में, जो रैंकिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये उसी क्रम में है। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा सबसे कम, तो आप इस क्रम में उसको देख सकते हैं। ठीक है। और ये हिंदी में लिखा हुआ है और ये जो चार्ट है ये इंग्लिश में है, सो यू कैन लाइक कंपेयर बिटवीन द टू। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारा राजकोषीय घाटा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो हमारा प्राप्ति है वो है उधार एवं अन्य देयताएं, विच इज 28%। तो उधार और अन्य देयताएं जो हैं ये कैपिटल रिसीट का हिस्सा है, पूंजीगत प्राप्ति। राइट। कैपिटल रिसीट का हिस्सा है ना। और ये जो है हमारा मेजर एरिया कवर करता है जब हम लोग राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद है आयकर से 19%, जीएसटी में अन्य कर से 18% और कॉर्पोरेशन टैक्स से 17%। तो अगर हम लोग प्रत्यक्ष करों की बात करें तो प्रत्यक्ष कर में 2 प्रमुख कर हैं हमारे पास, आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर।
इन दोनों को देख लीजिए, 19% और 17% जोड़ देंगे तो लगभग 36% जो है प्रत्यक्ष करों का हिस्सा आयकर और निगम कर से आता है। जीएसटी एवं अन्य कर 18% है, और उसके अलावा देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5% और कस्टम्स जो है वो 4% है। तो सेंट्रल एक्साइज है आपका 5% एंड कस्टम है 4%, राइट। अगर इसको जोड़ दें आप तो 5 4 9 और 18 9 27% हो गया आपके प्रमुख अप्रत्यक्ष कर जो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि अभी भी डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा है ना। कर प्राप्तियों में अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष कर का हिस्सा अप्रत्यक्ष कर से ज्यादा, अगर स्टेटमेंट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो, है ना। उसके अलावा ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां ये 1% है। ऋण भिन्न ये पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कहने का मतलब यह है कि जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स, सरकार ने लोन दिया था उसका रिकवरी प्राप्त किया, है ना, वापस मिल गया, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश। तो ये सब क्या है? ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां, जो कि है ना आपकी कुल प्राप्ति का 1% है। ऑलराइट, तो ये है दिखा हुआ कि हमारे पास जो पूरी प्राप्ति जो हम लोग 2024-25 के साल में करने वाले हैं वो मोटा मोटी यहां से इस प्रकार प्राप्त हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि सरकार जो है वो खर्चा कहां कहां कैसे करने वाली है। रूपी गोज टू किन किन एरिया में, प्रमुख एरिया जहां पर सरकार खर्च करने वाली है। तो इसका सबसे बड़ा देख रहे हैं आप 20% जो है वो ब्याज भुगतान में जाता है। तो जब सबसे ज्यादा कर्जा लेंगे तो ब्याज भुगतान तो करना ही पड़ेगा, तो ब्याज भुगतान में 20% जाता है। और ये जो ब्याज भुगतान है ये हमारे राजस्व यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, राजस्व व्यय का हिस्सा है, जो कि ना तो एसेट क्रिएट करता है और नहीं लायबिलिटी कम करता है आपकी। तो ब्याज भुगतान 20% है ना। करों एवं शुल्कों में राज्य का भाग भी 20% है। सो अगर सीक्वेंसिंग के लिए आएगा तो ये परसेंटेज पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, राइट। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 16% है ना। रक्षा पर 8% खर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा 8% पे देखिए क्या क्या है। रक्षा भी 8% है ना। वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण फिनांस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे जो आप शेयर करते हैं वो 8%। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है उस पर भी 8% है। तो ये रक्षा, फिनांस कमीशन द्वारा और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ये तीनों 8% है, राइट। सब्सिडी 6%, पेंशन 4%। तो इसमें अगर आप देखें तो प्रमुख जो आपका एक्सपेंडिचर है सरकार का, है ना, जो जहां पर ये प्राप्तियों को बांटने वाली है, देने वाली है, वो राजस्व प्रकृति की ही है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। और अन्य व्यय है 9%। सो बीपीएससी एग्जाम के लिए एक चीज का ध्यान रखेंगे कि थोड़ा आप ये एक चीज देख लेंगे कि जो आपका अदर डिपॉजिट्स हैं, सॉरी अदर एक्सपेंडिचर्स हैं अन्य, वो किन किन से ज्यादा हैं। तो रक्षा है ना, वित्त आयोग, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, सब्सिडी, पेंशन, इन सभी से ज्यादा है अन्य। तो अगर वो सीक्वेंस में डाल देता है कि भाई है ना इसको सजाइए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ब्याज और करों एवं शुल्कों में राज्य के भाग ये दोनों बराबर है 20%, राइट। तो यहां पर हमारा पैसा खर्चा होने वाला है। खर्च की बात कर रहे हैं तो थोड़ा और देख लेते हैं हम लोग कि मंत्रालयों के हिसाब से सरकार किस मंत्रालय पे ज्यादा खर्चा कर रही है। तो मंत्रालयों के हिसाब से देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबसे ज्यादा 6.2 लाख करोड़ रुपए दिया जा रहा है। सर्वाधिक रक्षा मंत्रालय 6.2 लाख करोड़ रुपए, राइट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उसके बाद आता है 2.78 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री 2.55 लाख करोड़ रुपए। यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन है आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक मेजर एरिया है ट्रांसपोर्टेशन, उस पर काफी पैसा एलोकेट हुआ है। उसके बाद कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद नीचे रूरल डेवलपमेंट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। ये सारा कितने लाख करोड़ रुपए में एलोकेट किया गया है किस मंत्रालय को, वो यहां पर है। तो सबसे ज्यादा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मंत्रालयों से आगे बढ़े तो हम लोग कुछ प्रमुख योजनाओं पर ध्यान देते हैं, जैसे कि
उत्तर प्रदेश का भी, यूपी एग्जाम में भी पूछा है, बिहार एग्जाम में भी पूछा है। तो ये आजकल का नया ट्रेंड है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, है ना, उन योजनाओं पर सरकार कितना व्यय कर रही है उसको लेकर के सवाल पूछने का, है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर कि सबसे ज्यादा एलोकेशन मनरेगा पर हुआ है। इसके पहले यानी 2023-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें काफी आलोचना हो रही थी कि मनरेगा पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। तो मनरेगा पर सबसे ज्यादा एलोकेशन भी हुआ है और पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा इंक्रीज भी है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, है ना। 60,000 करोड़ था और इसको बढ़ा करके 86,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया जाएगा किस पर? मनरेगा पर। तो अगर आप देखो तो 60 से 86 यानी कि 26,000 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर देखें तो सोलर पावर ग्रिड, सौर ऊर्जा पर ध्यान है ना। पीएम रूफटॉप योजना जो है उसके बारे में भी हम लोग आज की क्लास में आगे बात करेंगे। तो सोलर पावर ग्रिड को 8,500 करोड़ रुपए, राइट। उसके अलावा आयुष्मान भारत 7,500 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत में 70 साल और उसके ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनको अभी शामिल किया गया है, आपके एग्जाम में रहेगा। मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ये देखिए आप, है ना। इस पे 6,903 करोड़ रुपए। तो इस बार के टैक्स जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें इन लोगों को, है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटीज में डिस्काउंट दिया गया है, छूट दिया गया है, ध्यान रखेंगे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से आपका सवाल था, राइट। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो हैं 6,200 करोड़ रुपए, है ना, ये भी इंक्रीमेंट है, आप देख रहे हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पे 600 करोड़ रुपए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, है ना, यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, राइट। पीएम श्री योजना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब से लागू हुई है, पीएम श्री योजना पर जोर दिया जा रहा है। तो ये जो पीएम श्री योजना है इसके अंदर 6,050 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है युवाओं के लिए सरकार के द्वारा। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं। कुछ और योजनाएं हैं वो हमको आगे क्लास में मिलेंगी, लेकिन ये प्रमुख योजनाएं जो कुछ यहां लिस्टेड हैं, कुछ यहां तस्वीरों में है। तो यहां पर सरकार का सबसे ज्यादा एलोकेशन है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने बात कर लिया प्राप्तियां, कहां कहां से पैसे आएंगे, हमने बात किया खर्च कहां कहां और किस एरियाज में कितना खर्चा होगा। तो अब प्रमुख आता है घाटों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर सबसे पहले, जैसे हमने कहा कि किसी भी साल का जो बजट होता है वो 3 साल के 4 आंकड़ों को दिखाता है। तो 2024-25 का ये बजट है, तो ये 2024-25 के आंकड़ों को दिखाएगा। 2023-24 के 2 आंकड़े, एक तो बजट एस्टिमेट और दूसरा रिवाइज एस्टिमेट, और एक्चुअल्स आएगा 2022-23 का, कि एक्चुअल में क्या प्रदर्शन रहा, है ना, बजट का या अर्थव्यवस्था का क्या प्रदर्शन रहा, तो वो एक्चुअल्स में पता चलेगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस साल के लिए हमने क्या लक्ष्य रखा हुआ है। इस साल के लिए हमने लक्ष्य रखा हुआ है राजकोषीय घाटा 5.1% का। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा किसी भी एग्जाम में। तो इस साल का बजट अनुमान है 5.1% का राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट रखने का, राइट। किसी भी देश का फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? तो इन जनरल लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट शो करता है कि कितना कर्जा सरकार के द्वारा लिया जाएगा, राइट। ओके, उसके बाद आप देखो आपका राजस्व घाटा हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है रेवेन्यू डेफिसिट 2.0% का रेवेन्यू डेफिसिट हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है। रेवेन्यू डेफिसिट किसी भी देश के लिए बहुत समस्या रहती है, रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा नहीं चाहती है, तो हम भी रेवेन्यू डेफिसिट 2.0% का टारगेट किए हुए हैं, राइट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है 0.8%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से हम उन खर्चों को निकाल देते हैं जो केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाता है और राज्य सरकार उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इत्यादि पर खर्चा करते हैं। तो है ना, राजस्व घाटा में से उन केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान का वह हिस्सा घटा दिया जाता है जिसका प्रयोग स्टेट गवर्नमेंट्स पूंजीगत नेचर के यानी कि कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर पर करते हैं। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कहने का मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो या तो एसेट क्रिएट करें लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर्स,
वैसे एसेट्स जो कि लाइबिलिटी को कम करें, लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन्स, है ना, आपने कर्जा लिया था, कर्जा चुका दिया आपने, तो या तो आपकी लाइबिलिटी को कम कर रहा है या फिर आपका एसेट बढ़ा रहा है ना। तो उसको केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान में से जब घटा देंगे, है ना, और जो बचा उसको जब राजस्व घाटे में से घटा देंगे तो हमको प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है, वो है 0.8, है ना, विच इज वेरी गुड। ओके, तो ये दिखाता है कि एक्चुअल में राजस्व घाटा हमारा बहुत कम के करीब आ गए हैं, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग है ना, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या कहते हैं, वो आपका एक्चुअल राजस्व घाटे, मतलब राजस्व एक्सपेंडिचर की प्रकृति का है। ओके, एंड देन कम्स योर प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट विच इज 1.5%। प्राइमरी घाटा क्या होता है? जब राजकोषीय घाटे में से आप ब्याज को घटा देते हैं, जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट को घटा देते हैं, देन यू फाइंड प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। तो ये हमने 1.5% रखने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब कितना अचीव होगा ये 2 साल के बाद पता चलेगा। यहां पर एक्चुअल्स को देखना एक बार जरूरी हो जाएगा, खास करके, है ना, राजकोषीय घाटा की स्थिति में। 2022-23 में हमारा राजकोषीय घाटा जो हम लोगों ने फिस्कल डेफिसिट जो प्राप्त किया है वो है 3.0% फिस्कल डेफिसिट। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2022-23 का एक्चुअल 3.0% हमने प्राप्त किया है फिस्कल डेफिसिट, विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। रेवेन्यू डेफिसिट 3.9, इसको 3% से कम लाने के लिए हम लोग बहुत समय से प्रयासरत हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.8 एंड 3.0% इज योर प्राइमरी डेफिसिट। सो ये दो जो हैं इस पे आपकी नजर होनी चाहिए एक्चुअल्स में, 3.0 एंड 3.9, फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, राइट। तो ये घाटे का विवरण हो गया, जहां से एग्जाम में स्टेटमेंट्स के द्वारा या इस तरीके से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे पूरे बजट के निचोड़ के बारे में, है ना। यहां पर लगभग उपलब्ध जो हमारे पास संसाधन था वहां से हमने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स इकट्ठा करने की कोशिश की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कारगर है, महत्वपूर्ण है ना। तो अभी में हम लोग पूरा अपना जो भी प्रधानमंत्री के ये 5 पैकेज हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इन सभी पैकेजेस को जो 9 प्राथमिकताएं रखी गई हैं, 9 प्रायोरिटीज जो रखी गई हैं बजट की, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी प्रधानमंत्री का 5 योजना और पहलों का पैकेज क्या है। 5 स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। तो पहली बात, ये 5 स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स जो हैं प्रधानमंत्री के, ये युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को लेकर के है। सो युवाओं को ध्यान में रखा गया है, रोजगार को ध्यान में रखा गया है, कौशल को ध्यान में रखा गया है इन 5 पैकेजेस में, राइट। इसमें अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ देने की, है ना, बात की गई है, और 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा परिव्यय जो है, आपका आउटले जो है, ये प्लान किया गया है। 2 लाख करोड़ रुपए का अगले 5 वर्षों में प्लान किया गया है। ये 5 जो स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज का, वो क्या है? 3 स्कीम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, रोजगार से जुड़ा हुआ जो इंसेंटिव है, प्रोत्साहन है, उससे संबंधित है 3 योजनाएं। ईपीएफओ से रिलेटेड है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके साथ साथ क्या है, ये 3 हो गए। फिर 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा, यानी कि स्किल दिया जाएगा, अराउंड 20 लाख यूथ्स, राइट। और 1000 आईटीआईज जो हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, 1000 आईटीआईज को अपडेट किया जाएगा। इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। और उसके बाद, है ना, इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भी उनके 5 पैकेज में से एक है। 5000 रुपए का अलाउंस मंथली मिलेगा 1 साल के लिए, है ना। और 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में स्किल प्रोवाइड कराएगी कौन? टॉप 500 कंपनीज। तो ये, है ना, प्राइम मिनिस्टर का पूरा पैकेज है। 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं, 3 हियर, 4 हो गया, जिसमें 1000 आईटीआईज और 20 लाख युवाओं को स्किल किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपका 5वां जो है वो प्राइम मिनिस्टर का इंटर्नशिप, राइट, और स्किल डेवलपमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, है ना, इन कमिंग 5 ईयर्स। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स का 5 पैकेज है। तो युवाओं के कौशल और रोजगार पर केंद्रित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जब हम यहां से आगे बढ़े, तो इस साल हमारी 9 बजट प्राथमिकताएं क्या हैं?
तो ऐसे प्रीलिम्स के लिए 9 बजट प्राथमिकताएं हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, है ना। इन 9 बजट प्राथमिकताओं के माध्यम से, है ना, सबका साथ सबका विकास प्राप्त करने की कोशिश की गई है, जो कि इसका विजन है। 2047 तक विकसित राष्ट्र होना है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य के साथ, राइट। और उसके साथ प्रधानमंत्री के 5 पैकेजेस को इसमें शामिल किया गया है। और एक प्रमुख चीज जो कि फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कहा कि हम लोग 4 प्रमुख जातियों को इसमें, है ना, फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो 4 प्रमुख 4 मेजर कास्ट्स क्या क्या हैं? तो गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी कि किसान। तो ये 4 प्रमुख कास्ट्स हैं, राइट। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये एक बार इसको देख लीजिए आप, क्या क्या है। तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलन, रोजगार और कौशल, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो टैक्स रिफॉर्म्स हुए हैं, जो टैक्स में घोषणाएं की गई हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। सो आइए पहला से शुरू करते हैं, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। जैसा हम लोगों ने कहा कि 4 जो बड़ी जातियां हैं भारत की, उसमें एक है अन्नदाता। तो अन्नदाता को ध्यान में रख करके क्या घोषणाएं की गई हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो अन्नदाता की बात करेंगे तो कृषि क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है इस बार के बजट में, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया, है ना, 1.2 लाख करोड़ रुपीस, राइट। तो इसके अंतर्गत और क्या चीजें हैं? तो ये जो आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स है, उसमें आपका रूरल डेवलपमेंट भी शामिल है, ऑलराइट। 109 हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लेकर आएंगे हम लोग। तो बिना उच्च किस्म के बीजों के, है ना, कृषि उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। तो कृषि और हॉर्टिकल्चर, ध्यान दीजिए, कृषि और हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी फसलें जो हैं वो 32, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र से 109 हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड्स कहने का मतलब जो ज्यादा उत्पादन करके दे, और क्लाइमेट रेजिलिएंट, जलवायु अनुकूल होना चाहिए, है ना। जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे बीज जो कि जिसको कम पानी की जरूरत पड़े, है ना, तो इस तरीके के बीज लेकर के 109 बीज। अगले 2 वर्ष में 1 करोड़ जो किसान हैं उनको प्राकृतिक खेती की तरफ आकर्षित किया जाएगा, है ना। और जैसे प्राकृतिक खेती की तरफ इनको प्रोत्साहित किया जाएगा 1 करोड़ किसानों को, तो उसके बदले में उनको सर्टिफिकेट्स भी मिलेगा और ब्रांडिंग भी होगी। तो ऐसे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है सर्टिफिकेट और ब्रांडिंग के द्वारा, है ना। प्राकृतिक खेती की तरफ जब ब्रांडिंग होगी आपकी और सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, तो फिर आप अपने खेत की फसलों को नेचुरल फार्मिंग से उत्पादित हुई फसलें हैं के नाम से मार्केट में बेच सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ 10,000 आवश्यकता आधारित इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आवश्यकता, नीड बेस्ड, है ना, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। आगे बढ़ें तो एक और विशेष पहल है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि, है ना, अगले 3 साल में किसान और किसान की जो क्या कहते हैं भूमि है, इन सभी का कवरेज किया जाएगा अगले 3 साल में। फार्मर्स एंड देयर लैंड्स, है ना, इनको कवर किया जाएगा अगले 3 साल में। और उसकी एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि एक्सेस आसान हो, है ना। और इसकी शुरुआत जो की जा रही है, ये 400 जिलों में खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण से की जा रही है। तो फॉर 400 डिस्ट्रिक्ट्स, खरीफ क्रॉप्स, है ना, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सर्वेक्षण यानी कि सर्वे शुरू किया जाएगा। तो ये हो गया। हमारे यहाँ क्या धान और गेहूं का अच्छा उत्पादन हो जाता है, बट हम लोग की जनसंख्या और खपत इतनी है
कि दलहन और तिलहन के लिए हमको अभी भी आयात करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो बहुत साल से सरकार का प्रयास ये है कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। तो इस बार दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है तिलहन में। सो तिलहनों में आत्मनिर्भरता, तो तिलहन यानी कि ऑयल सीड्स में, जैसे कि सरसों, मस्टर्ड हो गया, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, है ना, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। तो आत्मनिर्भरता फॉर ऑयल सीड्स, ये हमारा टारगेट रखा गया। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऑयल सीड्स, अच्छी क्वालिटी के ऑयल, मतलब सीड्स जो हैं इसको हम लोगों को यहां पर डेवलप करना है ना, जैसे कि 109 उच्च किस्म की बीजों के बारे में पहले भी बात किया गया, ताकि हम लोग जो है अपने, है ना, तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके। उसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर में फिर हमारा वाटर एग्रीकल्चर भी है, जिसको हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। तो हमारा इतना बड़ा एरिया है ना, वाटर कोस्टल एरिया है, तो उसका हम लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है अभी भी। तो मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई थी, है ना, तो उसी ओर एक पहल की गई है कि एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा, न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर फॉर श्रिम्प ब्रूड स्टॉक्स, झींगा ब्रूड स्टॉक्स के क्या कहते हैं, न्यूक्लियस प्रजनन केंद्रों का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी सरकार। और इसी दिशा में अगर हम लोग आगे की ओर बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन पर और विस्तार किया जाएगा। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे, 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति के लिए इस साल 2024-25 के बजट में आवंटन किया गया है 2352 करोड़ रुपए, है ना। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम तैयार किया गया है ना, प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, है ना, इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम जो है आपका, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए 880 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। सो यू नो व्हाट, कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का अगर आप विस्तार करना चाहते हैं तो बिना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विस्तार के हो नहीं पाएगा। किसान उस उत्पादन करता है ना, तो अपने उत्पाद को सीधे नॉर्मल हमारे से कंज्यूमर्स को बेचेगा तो उतना प्रॉफिट नहीं कमाएगा जितना उसको प्रॉफिट होगा उद्योग क्षेत्र को बेच करके। सो उद्योग खेती से संबंधित क्या हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, है ना। तो यहां पर भी जो आपकी जल कृषि है, वाटर फार्मिंग है, यानी कि जिसको आप ब्लू, है ना, नीली क्रांति कहते हैं, है ना, तो एक्वाकल्चर जिसको आप कहते हैं, तो उसके विस्तार के लिए भी उस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बढ़ावा देना आवश्यक है। तो उसके लिए सरकार ने 880 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, विच इज वेरी गुड और एप्रिशिएबल। तो ये अन्नदाता के बारे में चर्चा हो गई, ठीक है। अब युवाओं के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। तो दूसरी प्राथमिकता है हमारी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, है ना, रोजगार और कौशल। क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, चीन को पीछे छोड़ दिया हम लोगों ने, तो इस जनसंख्या के जनसांख्यिकीय लाभांश, है ना, राइट, डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लाभ तभी ले पाएंगे जब हमारे युवा, है ना, कुशल होंगे और सबके पास बढ़िया क्वालिटी का रोजगार होगा। तो उसके लिए कुशलता बढ़ानी पड़ेगी। तो देखते हैं उसमें क्या सारी चीजें हैं, ठीक है। पहला तो 3 स्कीम्स फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब अगर आप रोजगार दे रहे हैं, रोजगार का सृजन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री के 5 पैकेज में से 3 पैकेजेस हैं, ठीक है। ये 3 पैकेजेस हैं, ये तीनों ही पैकेजेस जो हैं वो ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, ईपीएफओ जो है वो ईपीएफ को देखता है, यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को देखता है, राइट। ईपीएफओ जो है श्रम कल्याण, रोजगार और श्रम कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है,
ठीक, ओके। तो इसमें देखिए क्या प्रमुख मुद्दे हैं, ये मुद्दा बड़ा ही प्रमुख है। ये कहता है कि, है ना, कोई भी इंप्लॉय जो है, पहले तो आप ईपीएफओ को जानो थोड़ा सा स्मॉल में। ईपीएफ जो है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, ये क्या है, सरकार के द्वारा मुहैया करा जाने वाली, है ना, सोशल सिक्योरिटी प्लान है, राइट। इसमें आप पैसे अभी कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आपका रिटायरमेंट सेविंग प्लान है, इसको आप ऐसे समझो, ठीक है। इसमें इंप्लॉयर यानी कि जो नौकरी दे रहा है, नियोक्ता, और इंप्लॉइज दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। तो इसमें कह रहा है कि पहली बार जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको 15,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये जो 15,000 रुपए है, इसको माना जा रहा है कि आपके पहले महीने की सैलरी मान लो, तो इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 3 किस्तों में मिलेंगे 15,000 रुपए, 5,000 रुपए करके, ठीक। तो ये पहली घोषणा है। उसके बाद फिर कुछ डायरेक्ट इंसेंटिव्स हैं इंप्लॉइज को भी और इंप्लॉयर को भी फॉर द फर्स्ट 4 इयर्स। ये तो मिल गया आपको 1 महीने का। उसके अलावा जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो अगले 4 साल तक कुछ आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। किसमें? आपके ईपीएफओ में। वो इस पे डिपेंड करेगा इंसेंटिव आपका कि आपका ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन कितना है। उसके आधार पर अगले 4 साल तक नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों ही को इंसेंटिव मिलेगा, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं ईपीएफओ में। और तीसरा, ये स्पेशली किसके लिए है? एम्प्लॉइज के लिए है। ये एम्प्लॉइज के लिए है। एम्प्लॉइज के लिए इसमें क्या खास बात है कि कोई भी एम्प्लॉय, है ना, पहली बार किसी अपने कर्मचारी को ईपीएफओ में यानी कि ईपीएफओ में रजिस्टर कराता है तो उसको अगले 2 साल तक, है ना, उसको अगले 2 साल तक ईपीएफ योगदान के लिए 3,000 रुपए प्रति माह की प्रतिपूर्ति मिलेगी पर एक्स्ट्रा कर्मचारी। एक एक्स्ट्रा कर्मचारी उसने ऐड किया, नियोक्ता, तो उसको 2 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा। और किस रूप में इसका बेनिफिट मिलेगा? उसको बेनिफिट मिलेगा रीइंबर्समेंट के रूप में, है ना। जो उसका ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन है उसमें रीइंबर्समेंट के रूप में मिलेगा 3,000 रुपीज पर मंथ। यानी कि यहां पर क्या किया जा रहा है, एक चीज को समझेंगे आप। यहां पर यह किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, है ना, उनका जैसे नौकरी है फिर नौकरी नहीं है, या वृद्धावस्था आ गई, अब क्या करें। तो उन लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी प्लान की ओर खींचा जा रहा है। हमारे यहां क्या कि हम उस चीज से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जागरूक नहीं है, तो इस तरीके के इंसेंटिव देकर के आपको कहा जा रहा है कि आप इससे जुड़िए, ये आपके लिए अच्छा है। ईपीएफओ के प्लान जो है ना, तो ये लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि उसका हिस्सा बने, क्योंकि ईपीएफ जो है वो कई तरीके की सुविधाएं आपको देता है। इसके नाम पर आप बैंक लोन ले सकते हैं, ये आपको इंश्योरेंस जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराता है, राइट। टैक्स सेविंग्स भी हैं, तो दिस इज वेरी गुड। तो गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इट। और इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या होगी कि जितने ज्यादा लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये गवर्नमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा बनेगा, है ना। तो इसलिए भी सरकार के लिए भी संसाधन इकट्ठा होगा और दूसरा आपकी भी सोशल सिक्योरिटी प्रमोट होगी। तो इसके लिए ये चीज का युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप भाई थोड़ा जागरूक बनिए, है ना, अपना जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन को थोड़ा और बढ़िया कीजिए, राइट। उसके अलावा महिलाओं के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स बनाना, यह बहुत कंपलसरी है। महिलाओं के लिए समस्या हो जाती है अपने क्षेत्र से बाहर कहां रहें, तो उनके लिए, वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल, और जो माताएं हैं उनके लिए क्रेचेस की व्यवस्था यानी कि शिशु गृहों की स्थापना। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को कहा गया है कि आप जो है आगे आइए और यहां पर पहल कीजिए, है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो पैकेज है उसका चौथा पैकेज क्या है? 3 पैकेज हमने वहां देख लिया, है ना, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के रूप में। चौथा पैकेज यहां पर आता है स्किल के लिए। स्किल में क्या कहा गया है कि 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा अगले 5 वर्ष की अवधि में। मतलब टारगेट क्या है? टारगेट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश काटना। तो उसके लिए आपको कुशल होना बहुत जरूरी है। और पहले भी अगर आपने बात की होगी, पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा है कि भारत को क्वालिटी लेबर सप्लाई का हब बनाना है इंटरनेशनली। क्वालिटी लेबर सप्लाई, एक से एक हमारे यहां से मतलब आईटी स्पेशलिस्ट निकल करके जाएं, है ना। तो वो एक टारगेट है। तो 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। जब कुशल बनेंगे ये लोग तो खुद से भी अपना रोजगार शुरू कर पाएंगे, है ना। 1,000 आईटीआईज को डेवलप किया जाए। डेवलप मतलब उनको और बेहतर किया जाएगा 1,000 आईटीआईज को। आईटीआई
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना, और इनको मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाएगा कि भाई आपके यहां लोग काम कर रहे हैं तो उनका फिर क्या बेहतर परिणाम निकल करके आया, योग्यता मिली तो क्या वो बाद में कहीं काम कर पा रहे, नौकरी वोकरी मिली कि नहीं उनको, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए कि नहीं। और इस चीज को तैयार किया जाएगा हब एंड स्पोक अरेंजमेंट में। हब एंड स्पोक अरेंजमेंट, लाइक इफ दिस इज अ हब एंड दीज आर द स्पोक्स, राइट, तो ये आपका हब एंड स्पोक अरेंजमेंट हो गया, तो ये पूरा एरिया कवर करेगा, है ना। तो ऐसे 1000 ITIs को अपग्रेड किया जाएगा, विच इज वेरी गुड, है ना। एंड मॉडल कौशल ऋण योजना जो है ना, उसमें ऋण की राशि बढ़ा करके 7.5 लाख रुपए तक कर दी गई है, यह भी बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ एक और प्रमुख चीज के बारे में बात कर लें, जैसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री पैकेज की 4 योजनाओं के बारे में बात किया, और है ना, 5वीं योजना क्या है कि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, है ना। पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम रहेगा, और स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, 5,000 रुपए का मासिक मानदेय आपको मिलेगा। तो यहां से आप इंटर्नशिप ले सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके अलावा सरकार ने, है ना, ये 5वां है, राइट, 5th वन प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज का। उसके अलावा भारत की जो शीर्ष 500 कंपनीज, उनको कहा गया कि अगले 5 साल में आप 1 करोड़ लोगों को ट्रेन कीजिए, 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाना है। ऐसे 500 टॉप कंपनीज को कहा कि 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाइए, है ना। तो ये यहां से जब युवा कुशल होंगे तो इसका 2 फायदा होगा, पहला कि इधर उधर भटकेंगे नहीं, है ना, और दूसरा फायदा क्या होगा कि देश के आर्थिक विकास में सहयोग करेंगे। फिर आप मानव संसाधन बनेंगे, और कुशल नहीं है तो इधर उधर भटकेंगे, और संसाधन नहीं बल्कि बोझ हो जाएंगे। सरकार अगर कुशलता रहेगी तो सरकार पर सरकारी नौकरियां ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का दबाव नहीं रहेगा, है ना। तो इस पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक। उसके बाद वैसे युवा जिनको किसी भी योजना का लाभ, सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन युवाओं के लिए भी एक योजना है। वैसे 1 लाख छात्रों को, है ना, हर साल सरकार जो है कि ई वाउचर देगी। ऐसे 1 लाख छात्रों को सरकार हर साल जो है एक ई वाउचर देगी। इस ई वाउचर का क्या है काम कि ऐसे ये लोग जो हैं जिन्होंने, ऐसे 1 लाख ऐसे छात्र जिनके पास कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं है, तो वो अगर अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण लेते हैं, घरेलू शिक्षा, भारत में ही कहीं पर भी, और हायर एजुकेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, क्या शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, और कहां पर, घरेलू संस्थानों में। कितना ऋण, 10 लाख तक का जो ऋण लेते हैं, तो इस ऋण पर आपको ब्याज का भुगतान करना है, राइट। तो अब ये ई वाउचर क्या करेगा, उस ब्याज में आपको 3% का डिस्काउंट दिला देगा। सो 3% डिस्काउंट का ई वाउचर है, राइट। तो ये जितना पैसा लिया ऋण, उस पे जो आपको कर्जा देना है, उस पे 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस ई वाउचर की सहायता से, विच इज वेरी गुड। बहुत ज्यादा बर्डन आपका कम होगा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा आपका कम होगा। तो सरकार इस हिसाब से युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है अपनी इस बार के बजट में, है ना, विच इज वेरी कमेंडेबल। और ये नए नए तरीके हैं, है ना, ये नए नए तरीके हैं, सीधे सीधे सब्सिडी देने की बजाय इंसेंटिवाइज करके सब्सिडी देना, है ना, सीधे सीधे पैसा ट्रांसफर करने की बजाय, है ना, आपको कहना कि आप शुरू कीजिए, आप प्रेरित होइए, हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, राइट। सो इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। जब हम लोग युवाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो यूथ को एम्पावर करना टारगेट है। तो ये सारे स्लाइड जो है, मैंने पहले भी कहा कि सारे स्लाइड जो या तो बजट से हैं, बजट डॉक्यूमेंट्स, बजट हाईलाइट से, या फिर पीआईबी से कुछ स्लाइड्स लिए गए हैं। मोस्टली बजट हाईलाइट से ही स्लाइड्स लिए गए हैं। तो एम्पावरिंग द यूथ, यूथ को एम्पावर करने का टारगेट है ना। तो इधर जो आपको इंफॉर्मेशन है, ये अमृतकाल के लिए ये पूरा तैयार किया था स्लाइड, लेकिन हम लोग इस साल के बजट के बारे में बात करें तो पीएम श्री योजना, जो कि मतलब हाई स्टैंडर्ड के स्कूल्स को डेवलप करने की बात करती है, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद तरजीह दी गई है, शुरू किया गया है पीएम श्री योजना स्कूल्स को लेकर के। उसके लिए 6050 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा रहा है। 6050 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया जा रहा है पीएम श्री स्कूल्स पे, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। उसके अलावा सरकार ने कुछ कंपैरिजंस जारी किए हैं, तो वहां पर थोड़ा डेटा पर ध्यान दीजिए कि 2023 तक आपके पास 23 आईआईटीज थे,
है ना। 2022 तक आपके पास 22 एम्स थे, है ना, और 2023 तक आपके पास 1113 यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। तो ये इस बार के ही बजट से लिया गया स्लाइड है, तो इसको पुराना या नया नहीं मानेंगे। उसके साथ साथ ये, है ना, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस बार के बजट से ये आमतौर पर बताया गया है ना। तो एम्पावरिंग यूथ, और यूथ के बारे में बात करेंगे तो बेरोजगारी के बारे में अवश्य बात करेंगे, है ना। तो सरकार क्या कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, बेरोजगारी दर जो है भारत में, वो लगातार गिर रही है। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, तो अगर आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट पूछा जाए कि 2017-18 से 2022-23 तक बेरोजगारी दर में लगातार कमी आई है, तो यह आपको स्पष्ट दिख रहा है कि बेरोजगारी दर में लगातार कमी आई है कंपेयरिंग 2017-18 से 2022-23, राइट। और 2022-23 का जिसका हमारे पास एक्चुअल डेटा है, उसके हिसाब से बात करें तो 2022-23 में बेरोजगारी दर थी 3.2%, है ना, ये परसेंट में है। तो 3.2% की बेरोजगारी दर 2022-23 में है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज रहेगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो स्टेटमेंट में पूछेगा तो स्टेटमेंट में भी जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी जवाब दे सकते हैं, ऐसे भी और सवाल पूछ सकता है सीधे सीधे, ठीक। तो युवाओं के बारे में बात हो गई, है ना, जो दूसरी बड़ी जाति, तो अन्नदाता के बारे में बात हो गई, युवा के बारे में बात हो गई। अब आइए यहां पर बात करेंगे इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यानी कि अब जो हम लोग बात करेंगे उसमें गरीबों को टारगेट किया गया है। तो समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, राइट। तो ये समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। समावेशी विकास यानी कि विकास में सबकी भागीदारी, राइट, और विकास का फल सब तक पहुंचे, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या किया है, ग्रामीण अधोसंरचना के साथ साथ ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो इसके लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास किया जाएगा और उसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया जाएगा। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ग्रामीण सड़क योजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ग्रामीण सड़क का विकास, बिजली का विकास, है ना, नहर का विकास, तो 2.66 लाख करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ पूर्वोदय, ये आपके लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पूर्वोदय में क्या बात की गई है, पूर्वोदय की चर्चा की गई है, जिसमें पूर्वोदय राज्यों के विकास के बारे में की जा रही है बात, है ना। तो ये पूर्वोदय वाले राज्य कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा, ठीक। सो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्रा, ये 5 पूर्वोदय राज्यों के बारे में यहां बात की गई है। उनका सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये राज्य का विकास होगा तो समेकित रूप से पूरे भारत का विकास होगा, और जो हमारे यहां विकास में असमानता दिखती है, इनइक्वालिटी दिखती है, वो कम होगी। क्योंकि मेजरली इसमें से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं, इनकी आर्थिक वृद्धि दर भारत के टोटल आर्थिक वृद्धि दर को, और जो अदर ह्यूमन मेजरमेंट इंडेक्स हैं, गरीबी, शिक्षा इत्यादि, इसको पीछे की ओर खींचती है, असमानता को बढ़ाती है। तो वो यहां पर कवर होगा, ठीक है। इसी में आगे की पहल के बारे में बात करें तो समावेशी विकास के बारे में बात हो रही है। तो जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत क्या प्रयास किया गया है ना। और वैसे भी ये बजट जो है थोड़ा बहुत आप कह भी सकते हैं कि जैसे झारखंड में चुनाव होने वाले थे, जो कि पक्ष में नहीं गए, तो उसको भी ध्यान में रख करके हो सकता है बनाया गया हो। बट तो जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान के अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया है कि 63,000 गांवों और उनमें रहने वाले 5 करोड़ जनजातीय लोग, इन सभी लोगों का पूरा कवरेज होगा, और इन सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य किया जाएगा। तो 63,000 गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लोग इससे लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 100 से ज्यादा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स IPPB की शाखाएं खोली जाएंगी,
राइट। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की शाखाएं खोली जाएंगी मोर देन 100, किस एरिया में? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। तो पूर्वोदय भी हो रहा है, और उससे थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं तो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं वहां पर भी वित्तीय समावेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स शुरू किए जाएंगे, उनकी 100 से ज्यादा शाखाओं को खोला जाएगा, है ना, राइट। नारी शक्ति, नारी शक्ति तो जैसा हमने कहा, है ना, 4 बड़ी जातियां जिसमें कि 2 के बारे में बात कर ली, गरीब, अन्नदाता, युवा, और ये चौथी, है ना, जाति है महिलाओं की, नारी शक्ति। तो नारी शक्ति में सबसे पहले तो ये प्रमुख आंकड़ा है 2022-23 का अंतिम आंकड़ा, जिसमें कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ करके हो गया है 37%, यानी कि महिला, अच्छा, फीमेल, महिला श्रम बल सहभागिता दर, महिला श्रम बल सहभागिता दर जो है आपका, श्रम बल सहभागिता दर क्या होता है? श्रम बल सहभागिता दर होता है, कहने का मतलब कि पूरी जनसंख्या में टोटल कितने रोजगार और बेरोजगार, इनका रेशियो। तो श्रम बल में, लेबर फोर्स में ध्यान रखिएगा, लेबर फोर्स में दोज हु आर एम्प्लॉयड, दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, बोथ आर इंक्लूडेड। तो ये जो पूरा निकल आया, है ना, श्रम बल, उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? तो महिलाओं की स्थिति है कि वो बढ़ करके 2022-23 में बढ़ करके 37% हो गया है। तो 37%, ये इंडिया की बात हो रही है, विच इज वेरी कमेंडेबल, है ना। ये और अच्छा भी तब मानेंगे हम जबकि हाई रैंक पर, बड़े रैंक पर महिलाओं का प्रतिशत बढ़ेगा, तब हम इसको और बेहतर मानेंगे, ठीक है। इसमें कुछ डेटा दिया गया है जो कि इस बार के बजट से रिलेटेड नहीं है ना, ये अमृत काल को ध्यान में रख करके डेटा तैयार किया गया है। क्या है कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन जो है वो महिलाओं को दिए गए, है ना। फीमेल इंप्लॉयमेंट इनरोलमेंट हायर, मतलब कि जो इन एजुकेशन 10 साल में शिक्षा में, है ना, महिलाओं, लड़कियों का जो इनरोलमेंट, नामांकन हुआ है वो बढ़ा है। और जो स्टेम कोर्सेज हैं, स्टेम यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, तो स्टेम कोर्सेज में 43% महिलाओं का इनरोलमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। 43% लड़कियां जो हैं वो स्टेम यानी कि साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, है ना, एंड मैथ्स में, मैथमेटिकल कोर्सेज में इन्होंने एनरोलमेंट किया हुआ, विच इज वेरी गुड। और ये पिछले साल की घटना है कि 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है। ये जो लखपति दीदी हैं, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसके अंतर्गत, यानी कि जिसको आप जीविका कहते हैं। तो ये जीविका योजना जो है, ये जीविका के अंतर्गत, या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि स्वयं सहायता समूह की स्थापना की जाती है ना। और ये स्वयं सहायता समूह जो हैं महिलाओं को किसी न किसी प्रकार का रोजगार, स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित करते, तो इस समूह में रोजगार किया जाता है, ठीक है। तो इससे उनका सामाजिक आर्थिक विकास होता है। तो उसके अंतर्गत 1 करोड़, है ना, लखपति दीदियां मतलब पिछले साल तक बन गई थी, राइट। तो ये एक अचीवमेंट है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस बजट, बट ये अमृत काल से संबंधित है। इस बजट की बात करें तो 37% हो गया है महिला श्रम बल सहभागिता, राइट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, है ना। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक, क्योंकि जब बजट में सरकार अलग से इस चीज को दिखा रही है तो वो क्वेश्चन भी कहां से बनाएंगे, इधर से ही बनाएंगे। ओके, हम लोगों ने जो अपना ये तैयार किया हुआ है, इसमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से बहुत सारे चीजों को इकट्ठा किया गया है। कारण ये है कि ट्रेंड हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश, यूपी पीसीएस की एग्जाम में, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से उठाए गए थे। तो हम लोगों ने पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है ना, हर चीज को इसमें शामिल कर सके, राइट। ओके, नारी शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो 9 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, है ना, उन लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो सर्वाइकल कैंसर का टीका ले सकें। सर्वाइकल कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए उसका टीकाकरण, है ना।
उसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में और तेजी लाई जा रही है उसके सेकेंड फेज में, ताकि बेहतर पोषण है ना उपलब्ध हो सके माताओं को और बच्चों को, है ना। अच्छा, यूविन पोर्टल, ये यूविन पोर्टल शुरू हुआ था, है ना। ये यूविन पोर्टल शुरू हुआ था, आपको ध्यान होगा जब कोविड के दौरान आप लोग टीकाकरण कर रहे थे और उसके बाद उस पर यूविन पोर्टल पर जाकर चेक कर रहे थे। सो यूविन पोर्टल पर जो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत, है ना, बच्चों को जो सब प्रमुख टीकाएं लगती हैं। आज के समय में क्या हो गया है कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से आते हैं, वहां पे पूरा, है ना, टीकाकरण का पूरा चार्ट मिल जाता है, 7-8 साल तक टीका लगते रहता है, बहुत, है ना, वैक्सीन लगते हैं उसमें। लेकिन हमारा ध्यान होना चाहिए कि मिशन इंद्रधनुष के तहत जो वैक्सीनेशन है कंपलसरी है, वो जरूर करवाइए, राइट। तो ये जो है इसको आप, सरकार चाहती है कि यूविन प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाए। इससे क्या होगा, इससे सबसे खूबसूरत चीज ये होगी कि आप हमेशा ट्रैक कर पाएंगे, है ना, कि ये टीका पड़ गया बच्चे को, अगले टीके का डेट क्या होगा, कौन सा पड़ा कौन सा नहीं पड़ा, नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। तो जो पेरेंट्स हैं, है ना, वो बिल्कुल सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, और कहीं वो जो एक पेज मिलता है आपको जहां पर कि आपका वैक्सीनेशन रजिस्टर्ड होता है कि हाँ इस तारीख को दिया था, अगला ये डेट रहेगा, अगर गुम भी हो गया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है ना, वैक्सीनेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो यूविन पोर्टल पर इसको मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण को लाने की बात की जा रही है, विच इज वेरी गुड। एक और बहुत ही उत्तम कदम उठाया गया है इस बार के बजट में, वो क्या है कि जो आयुष्मान भारत योजना है, इसमें जितनी भी आशा कर्मी हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, है ना, और सहायिकाएं हैं, इन सभी को शामिल किया जाएगा। इन सभी को स्वास्थ्य मतलब सही करने का, सब शामिल करने का मतलब स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा आयुष्मान भारत योजना के तहत, विच इज अ वेरी कमेंडेबल स्टेप। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्यू फॉर दोज लेडीज ऑफ आंगनबाड़ीज, है ना, और जीविका दीदीज, उन सभी के लिए ड्यू था। तो इसमें खासकर आशा कर्मी, आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को शामिल किया गया है ना। यह बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, विनिर्माण और सेवाओं पर आते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारी चौथी प्राथमिकता है लिस्ट में। तो इसकी अगर बात करें तो देखिए, समावेशी विकास की जब हम लोग बात करते हैं तो समावेशी विकास के अंतर्गत, है ना, हर क्षेत्र को शामिल किया गया। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बात करें तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हीं को लाभ मिले। हमारे यहां सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन एमएसएमई सेक्टर करता है, और एमएसएमई सेक्टर जो है ये सबसे ज्यादा खास बात क्या है इसकी कि ये लेबर इंटेंसिव होता है, श्रम गहन होता है। तो अगर ये बढ़ेगा तो रोजगार का भी सृजन करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके, है ना, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई के विकास पर सपोर्ट करने की बात की गई है ना। तो इसमें देखेंगे आप कि क्या बात की गई कि एक सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूटेड सेल्फ फिनांसिंग, है ना, गारंटी फंड तैयार किया गया है। मतलब जैसे कि आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपको गारंटी चाहिए होता है ना, तो बैंक तब आपको लोन देते हैं। तो एक सेल्फ फिनांसिंग गारंटी फंड तैयार किया गया और इसके अंतर्गत, है ना, जो एप्लीकेंट है उसका 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी कवर होगा ये। और देखिएगा, ध्यान से देखिए कि 100 करोड़ रुपए का गारंटी कवर होगा इंडिविजुअली, ईच एप्लीकेंट, सभी एप्लीकेंट को 100 करोड़ रुपए का गारंटी कवर किया जाएगा यहां पर, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो चूंकि अमाउंट ज्यादा है 100 करोड़ रुपीस, तो एग्जाम में पूछने के चांसेस भी हैं, क्योंकि अमूमन हमको 100 करोड़ बहुत लगता है कि, राइट। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इस पर, राइट। तो सेल्फ फिनांसिंग गारंटी फंड के तहत इनको गारंटी दी जाएगी, प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ तक का गारंटी कवर प्रदान करेगी। इसके साथ एक और खास बात की गई है कि जब बैंक एमएसएमई सेक्टर को लोन देने के लिए जाती है तो वो उसके बारे में मूल्यांकन करती है। तो कहा गया कि आप इन हाउस मूल्यांकन कीजिए, एमएसएमई का आकलन आप अपनी इन हाउस क्षमता के द्वारा कीजिए। तो उसको डेवलप कीजिए, आप कैसे आपको मूल्यांकन करना है, किसको देना है किसको नहीं देना है, बाहर से बात मत सुनिए, राइट। तो क्या कहा गया है कि टू एसेस, है ना, द कैपेबिलिटी ऑफ एमएसएमईज, है ना, बैंक शुड बिल्ड देयर इन हाउस फैसिलिटीज।
राइट और इसके साथ साथ एक और बात कही गई है बैंकों को कि ऐसे एमएसएमई जो अपने स्ट्रेस पीरियड से गुजर रहे हैं, है ना, संकट के समय से गुजर रहे हैं, आप उनको ऋण देना बंद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको ऋण देना बंद कर देंगे तो फिर वो संकट से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो भी आप उनको ऋण की कंटिन्यूटी बना करके रखें जब वो अपनी तनाव अवधि के दौरान से गुजर रहे हैं। तो एमएसएमई सेक्टर को, है ना, और ये जो खास करके जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है उसको यहां पर बढ़ावा देने की बात की गई है। इसी में अगर आप देखें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए ही मुद्रा लोन को भी बढ़ाया गया है। मुद्रा कहने का मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये जो माइक्रो यूनिट्स का है उसका डेवलपमेंट करना है और उसको रीफाइनेंस करना है, तो माइक्रो यूनिट्स, है ना। तो मुद्रा योजना में, है ना, बिना किसी जमानत बिना किसी कोलेटरल का लोन मिलता है और ये लोन मिलता है नॉन कॉर्पोरेशन और नॉन एग्रीकल्चर के लिए, मतलब खेती बाड़ी के लिए नहीं मिलेगा आपको और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा? इसमें प्राथमिकता दी जाती है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो यानी कि फूड प्रोसेसिंग, तो एग्री रिलेटेड चीजों को आपको लोन मिलेगा बट एग्रीकल्चर को नहीं मिलेगा बिना कोलेटरल के। और लोन की 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में आपको 50,000 मिलता है, किशोर में आपको 5 लाख मिलता है और तरुण में 10 लाख। तो इसमें क्या किया गया है कि तरुण योजना के तहत जिन लोगों ने अपने 10 लाख रुपए की राशि को वापस चुका दिया है उनको तरुण प्लस का लाभ मिलेगा। तो उसको अलग से तरुण प्लस का लाभ मिलेगा, है ना, जिसमें उनको 10 से 20 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा लोन कवर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो यहां पर फिर से वही बात होगी जैसा हमने कहा कि सीधे सीधे सब्सिडी नहीं देना है, आप इंसेंटिवाइज करो ना, प्रोत्साहित करो लोगों को कि भाई लोन लिया है बढ़िया से काम करो और समय से लोन चुकाओगे लोन तो तुमको तरुण प्लस का भी लाभ मिलेगा जिसमें 20 लाख रुपए तक की लोन सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना। तो यह बहुत बढ़िया चीज है मुद्रा लोन के अंतर्गत। उसके अलावा एमएसएमईज जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, मैंने आपको कहा कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अगर आप विकास करोगे ना तो एक पंथ दो काज हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो विकास हो ही रहा है, वो अपने साथ एग्रीकल्चर सेक्टर का भी विकास कर ले जाता है ना। वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डिमांड पैदा करता है। तो इसमें देखो फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग के यूनिट्स लगाए जाएंगे। और इस पहल में अगर आप बात करें, राइट, तो 50 मल्टी प्रोडक्ट जो है वो फूड इरेडिएशन इकाइयां शुरू की जाएंगी और उसके साथ साथ 100, है ना, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी मेजरमेंट लैब्स की शुरुआत की जाएगी जो कि NABL से मान्यता प्राप्त होगा। सो NABL से मान्यता प्राप्त 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग लैब शुरू किया जाएगा। अभी जैसे कुछ दिनों पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि कुछ बड़ी बड़े ब्रांड्स जो हैं, है ना, उनमें शिकायत आई थी, खास करके अपने यहां तो मान लो शिकायत आई ही, राजस्थान में जो FSSAI का ऑफिस है वहां से बात निकल करके आई, उसके पहले सिंगापुर में अपनी बेइज्जती हुई थी, है ना, जब यह कहा गया था कि भाई ये इन मसालों में कैंसरस कार्सिनोजेनिक आइटम्स हैं। तो ये बहुत आवश्यक है फूड क्वालिटी चेक के लिए, है ना। तो इसके लिए हमने देखा क्या कि 50 इरेडिएशन इकाइयां बनाई जाएंगी जो मल्टी प्रोडक्ट होंगी और उसके साथ साथ 100 जो है ना, वो क्वालिटी लैब्स तैयार किए जाएंगे NABL से मान्यता प्राप्त है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। MSME और जो छोटे उत्पादन करता है और जो ट्रेडिशनल लोग हैं, है ना, उन लोगों के मार्केट को बढ़ाने के लिए, तो डोमेस्टिक से इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाने के लिए, है ना, PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर, है ना, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किया जाएगा। तो ये जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस हैं हमारे यहां, है ना, पारंपरिक कारीगर और जो MSME सेक्टर है, तो उसको घर से बाहर यानी कि, है ना, इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराया जाए, तो उसके लिए ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब बनाना अनिवार्य है, वो बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बढ़िया चीज की गई है ना, वो क्या है, इसका वो है ट्रेड्स का। ये है आपका ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंट सिस्टम। प्रीलियम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये है क्या?
देखो ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम जो है आपका, जिसको आप ट्रेड्स कहते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि उद्योग जो है अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को आप कह सकते हैं ऑक्शन करके, बेच करके और पैसा प्राप्त करते हैं। तो पहले तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स कहने का मतलब कि आपके पास कुछ सामान था, आपने उसको बेचा और आपके पास इनवॉइस है लेकिन पैसा आपको नहीं मिला है अभी तक। तो आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो आप यहां पर ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अपने इनवॉइस को, है ना, एक्सचेंज करके, ऑक्शन करके, है ना, पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या रहेगा कि आपका क्रेडिट फ्लो बना रहेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि वहां से अब पैसा आएगा तब पैसा आएगा, राइट। तो दिस इज वेरी गुड लाइक प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये जो है ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है, इस पर पहले 500 करोड़ तक का आपका उद्योग है, टर्नओवर था, तो वही रजिस्टर कर सकते थे। इसको सीधे घटा करके 250 करोड़ का टर्नओवर कर दिया गया। मतलब आपका सालाना कारोबार 250 करोड़ का है तो भी आप ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस तरीके के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, है ना, उसको बेच करके आप पैसा वहां से ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इससे क्या होगा? इससे जो इस तरीके के एमएसएमईज और उद्यमी हैं उनको बड़ी राहत रहेगी, है ना। तो यहां पर वो डिस्काउंट करा सकते हैं, है ना। तो और इसका फायदा ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया गया है। और इससे क्या है? इससे आप देखो कि इन सभी चीजों की सहायता से एक व्यापार के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सुंदर माहौल बनाया जा रहा है कि जो कारोबारी है वो मन लगा करके काम करे, है ना। कारोबारी जो है वो बढ़िया से काम करे और उसका लाभ ले। अच्छा, शहरी विकास पर ध्यान दिया गया है, अर्बन डेवलपमेंट। शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है। और इसमें देखिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, राइट, 2.0। इसके अंतर्गत 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के आप जो आवास की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा, है ना। और इसके लिए ये अगले 5 साल में 1 करोड़ घरों को टारगेट करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्ष में, है ना, ये 1 करोड़ जो परिवार हैं उनको टारगेट किया गया है। और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्चा होगी। उस 10 लाख करोड़ में 2.2 लाख करोड़ रुपया जो है वो केंद्रीय सहायता रहेगी। ध्यान रखिएगा, 10 लाख करोड़ में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता सहित, है ना। अगले 5 साल में, नेक्स्ट 5 इयर्स, कितना? 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, है ना। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। उसके बाद पीएम स्वनिधि। स्वनिधि की काफी चर्चा रही क्योंकि ये एक ऐसे वर्ग को टारगेट करता है जिसको कि आदमी अमूमन छोड़ करके चलता है। वो क्या है स्वनिधि? जब आप कहते हैं तो स्वनिधि कहने का मतलब है स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर समझ रहे हैं आप? तो जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो है पीएम स्वनिधि, इसके तहत क्या किया जाएगा कि, है ना, अगले 5 सालों में 100 वीकली हाट्स डेवलप किए जाएंगे। तो साप्ताहिक हाट लगता है, बाजार लगता है, आपको पता है कि वहां पर सस्ती चीजें मिलती हैं और इस तरीके के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहां पर अपना ठेला लगाते हैं। कोई सब्जी बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, जूता बेचता है, हर तरह की चीज मिलती है। तो अगले 5 साल में इस तरीके के 100 वीकली हाट, साप्ताहिक हाट जो है विकसित किए जाएंगे पीएम स्वनिधि के अंतर्गत। और वैसे 14 बड़े शहर जिसकी जनसंख्या 30 लाख से ज्यादा है ना, वहां पर रोजगार यातायात को सुगम बनाने पे काम किया जा रहा है। आवागमन संबंधित विकास योजनाएं, क्योंकि आज के समय में हमारी एक बहुत बड़ी समस्या क्या है? ट्रैफिक। और इस ट्रैफिक से समय का तो नुकसान होता ही है, एक्सीडेंट्स तो होते ही, उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ता है। तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि ऐसे 14 बड़े बड़े शहर जिसकी आबादी 30 लाख से ज्यादा है, वहां पर आवागमन संबंधित, है ना, सुविधाएं, विकास योजना लेकर के आएंगे। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान्स, राइट। और इस दिशा में आगे बढ़े तो बिहार के लिए क्या अच्छी बात है, जैसे जब इस साल का बजट प्रस्तुत किया गया था तो काफी मतलब कहा जा रहा था कि भाई, है ना, बिहार और इस तरीके अपने जो क्षेत्र हैं, उड़ीसा, आंध्रा, इन लोगों को टारगेट करके सरकार ने बजट बनाया। खैर, हम बिहार के बारे में बात करें। बिहार को क्या दिया गया है? अगर हम पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें, विच इज वेरी गुड।
तो बिहार के बारे में कहा गया है कि जो गया में विष्णुपद मंदिर है ना, और बोध गया में महाबोधि मंदिर है, इसको विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल और पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाता है। टूरिज्म स्पॉट किसको? विष्णुपद मंदिर इन गया और महाबोधि टेम्पल इन बोध गया, राइट। राजगीर को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा। और अभी महिलाओं का जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुआ, भारत जीता, राइट, चाइना को हरा करके। सो ये डेवलप किया जाएगा। उसके साथ साथ नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसकी गौरवपूर्ण महत्ता के अनुरूप पुनरुत्थान किया जाएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है ना। तो ये तो बिहार में टूरिज्म को लेकर के है। उसके साथ साथ अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा को एक श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उड़ीसा में बहुत टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है। तो ये इन एरियाज को, और पूर्वोदय जैसे हमने कहा था, तो ये पूर्वोदय का भी हिस्सा है जिसमें बिहार के विकास की बात हो रही है। बिहार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काफी कंट्रीब्यूशन दे रही है केंद्र सरकार, उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जो हमारी छठी प्राथमिकता है एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करें, देखिए जब एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो आज का वर्तमान समय जो है यहां पर आपके लिए चैलेंज क्या है? नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी पैदा करना, गैर जीवाश्म ईंधन, है ना, कार्बन एमिशन कम हो सके, ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। और ये जो पावर जनरेशन है, ये आप एक तरीके से तो मेजर नॉन अबेटेड इंडस्ट्री है, मुश्किल होता है इसके लिए ग्रीन हाउस गैस को कम करना, तो हमको ऑल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव में एक पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये जो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, ये बेसिकली आपको मुफ्त बिजली दे नहीं रहा है। ये आपको क्या दे रहा है? आप अपनी छतों पर सोलर प्लांट इंस्टॉल कीजिए, राइट। और इसके लिए 1 करोड़ घरों को टारगेट किया गया है, राइट। और इसका फायदा क्या होगा कि ऐसे घर हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्राप्त कर सके। मतलब सरकार नहीं दे रही है, आप अपने घर पे सोलर प्लांट लगा ले रहे हैं ना, मतलब सोलर रूफटॉप लगा ले रहे हैं ऊपर, राइट। और उससे कम से कम अराउंड 300 यूनिट तक बिजली आप उत्पादन कर सकते हैं रेगुलरली। तो उसके लिए आपको 300 यूनिट नहीं पे करना पड़ेगा, राइट। तो यही मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि ये सोच बदलनी पड़ेगी। सीधे सीधे सब्सिडी नहीं देना है, आपको इंसेंटिव्स देना है। आप लोगों को इस लायक बनाइए कि सब्सिडी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े, है ना। ऑल राइट। और उसके साथ साथ बिजली भंडारण के लिए पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी शुरू की जाएगी। पंप्ड स्टोरेज पॉलिसी शुरू की जाएगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के स्टोरेज करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, 300 यूनिट तक बिजली आप हर महीने करा पाएंगे 1 करोड़ हाउस होल्ड को। इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर प्लांट्स, है ना, दिए जाएंगे। ओके। एनटीपीसी और भेल के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है जिसमें 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ताप विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो एनटीपीसी और भेल के बीच में, राइट। और ये तकनीक यूज कर रहे हैं एयूएससी यानी कि एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, जो कि 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल प्लांट सेटअप करेगा। थर्मल प्लांट किससे चलेगा? कोयला से। तो भाई इतनी जल्दी हम लोग पूरा शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो अभी तो वहां पर रुकना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये देखो, यहां पर ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। हार्ड टू अबेट कहने का मतलब कि ऐसे उद्योग जिनके लिए मुश्किल है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कर सकें, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप बात करें हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज में, तो जैसे आपका पावर प्लांट हो गया, है ना, फर्टिलाइजर हो गए, केमिकल्स हो गए, है ना, तो ये सब, स्टील हो गया, राइट। तो ये सब जो है ये हार्ड टू अबेट हैं। तो उनको कहा गया है कि भाई आपका अभी तक का जो विजन था वो था परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, लेकिन क्या कि अब इसको आपको इस मोड को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब आपका मोड होना चाहिए इंडियन कार्बन मार्केट मोड। इंडियन कार्बन मार्केट मोड पर आकर के आप अब काम कीजिए, है ना, राइट। यस। तो ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा।
और इसी दिशा में हमारे पास जो नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का डेटा, ये देखो, ये बजट से ही लिया गया है, ठीक है, जो भारत सरकार के वेबसाइट पर बजट की जो स्लाइड्स हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो परसेंटेज ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, यानी कि गैर जीवाश्म ईंधन वाली जो स्थापित बिजली क्षमता है, इंस्टॉल्ड बिजली क्षमता कितनी है? नवंबर 2023 में था 43.9%, विच इज वेरी कमेंडेबल, 43.9%। तो हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है कि 2070 तक, है ना, नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बनना है हम लोगों को 2070 तक, तो उसमें इसकी महती भूमिका होने वाली है। और इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए, है ना, एलोकेट किए गए हैं इस बार फिर से। तो हम लोग उस दिशा में जा पाएंगे जब नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा उपयोग होगा, है ना। रूफटॉप सूर्य से ऊर्जा ला करके देगा आपको, है ना। ये सब जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब आते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना के बारे में बात करते हैं, बुनियादी ढांचे के बारे में बात करते हैं, तो हमको जानना चाहिए कि कोई भी देश, खास करके विकासशील देश, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ही आगे की ओर बढ़ता है। यह हमारा प्रमुख कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है। और हर सरकार जो प्रगतिशील होती है वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहती है। तो इस बार के बजट में 11,11,111, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है याद करने में, तो 11,11,111 करोड़ रुपए का कैपेक्स जो है वो सेट किया गया है, जो कि जीडीपी का कितना है? 3.4% ऑफ योर जीडीपी, है ना। जीडीपी का 3.4% है, राइट। और इस दिशा में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो ये सरकार जो इतना रखी हुई है, इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट्स को भी जाएगा। तो राज्य सरकारों को कहा गया है कि अगर, है ना, आप अपने यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे, और उसके लिए आपको 1.5 लाख करोड़ तक का लोन प्रोविजनिंग हम लोग करेंगे, है ना, उस पर आपको ब्याज नहीं देना होगा। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोत्साहित करते हुए बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का एलोकेशन किया जाएगा फॉर इंफ्रा डेवलपमेंट, राइट। दीर्घकालीन ब्याज मुक्त ऋण 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान लॉन्ग टर्म के लिए, फिर आप उसको चुकाइए। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज, है ना, शुरू किया जाएगा, जिसमें 25,000 ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी दी जाएगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी कहने का मतलब, कि मेटल्ड सड़कें, है ना, पक्की सड़कें दी जाएंगी 25,000 ग्रामीण बस्तियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ठीक है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार के लिए कुछ विशेष चीजें हैं, उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। बिहार के लिए 11,500 करोड़ रुपए की राशि अलग से एलोकेट की गई है ना। इसमें क्या है कि बिहार में सिंचाई से संबंधित और बाढ़ से संबंधित बहुत सारी समस्याएं रही हैं, तो उसके निवारण के लिए 11,500 करोड़ रुपए, जिसमें कि संवर्धित है ना, सो क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, है ना, और फ्लड मिटिगेशन, राइट। और उसके साथ साथ कोशी और मेची नदी जो है ना, इसको इंट्रास्टेट लिंक, कोशी और मेची का इंट्रास्टेट लिंक, और उसके साथ साथ 20 अन्य जो योजनाएं चल रही हैं उन सभी को मिलाकर के 11,500 करोड़ रुपए। तो कोशी मेची इंट्रास्टेट लिंक, और इसको ध्यान रखेंगे। उसके साथ जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है आपका, है ना, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ना, उसमें उसके तहत गया में एक इंडस्ट्रियल नोड बनाया जाएगा, यानी कि गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में। यह बिहार के लिए, राइट। और आगे अगर बात करें हम लोग बिहार में, तो कुछ और जो परियोजनाएं हैं जो कि सड़क संपर्क परियोजनाएं हैं, उसके लिए अलग से 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 11,500 करोड़ रुपए वहां हो गया, और यहां पर है आपका 26,000 करोड़ रुपए रोड कनेक्टिविटी के लिए। इसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, है ना, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास किया जाएगा, राइट।
और कुछ जगहों पर सड़कों के काम को तेजी से बढ़ाया जाएगा, जिसमें कि बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा में सड़कों का काम तेज होगा। और बक्सर में गंगा नदी के ऊपर एक नया, है ना, 2 लेन पुल बनेगा। बक्सर में गंगा नदी के ऊपर एक नया 2 लेन पुल। तो इन सभी के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार के बजट में बिहार के लिए किया गया है, जिसके लिए बिहार कई वर्षों से मांग करता रहा है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज है। बिहार के अलावा भी जो साधारण घोषणाएं की गई हैं उसमें ध्यान देंगे कि भारत में 100 ऐसे शहरों को चुना जाएगा, है ना, जिनके आसपास एक औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। और ये औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क होगा कैसा, प्लग एंड प्ले जैसा। प्लग एंड प्ले मतलब इट इज प्रिपेयर्ड, तैयार है, किसी को आकर के निवेश करना है वो आकर के निवेश कर सकता है। मतलब जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरतें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सब उपलब्ध रहेंगी। तो इस तरह के 100 शहरों के आसपास निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क, राइट। उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम है उसमें 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। जो राष्ट्रीय औद्योगिक विकास औद्योगिक कॉरिडोर प्रोग्राम है ना, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम में, है ना, 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को अप्रूवल दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को विशेष सहायता देने के लिए आपको क्या है, 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लागू करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हमारी 8वीं प्राथमिकता। हमारी 8वीं प्राथमिकता क्या है, तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नवाचार, अनुसंधान और विकास। तो इसके अंतर्गत क्या है कि देखो, नवाचार बहुत जरूरी है, इनोवेशन नहीं होगा तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, और आज का भविष्य तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इनोवेशन इन एवरी फील्ड इज इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग योर स्पेस। तो 1 लाख करोड़ रुपए का स्परिंग प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च इनोवेशन कमर्शियल स्केल। तो 1 लाख करोड़ का क्या क्या वाणिज्यिक पैमाने पर निजी क्षेत्र पर संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ का कोष, 1 लाख करोड़ का जो है आपका ये फंड तैयार किया गया, राइट। सो 1 लाख करोड़ रुपए का फंड, है ना, वाणिज्यिक पैमाने पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होगा। तो उनके द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की चीजों को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए का कोष तैयार किया गया, वित्तीय कोष, सहायता देगी सरकार। अगले 10 वर्ष में टारगेट रखा गया है कि अगले 10 वर्ष में जो स्पेस इकोनॉमी है इसको 5 टाइम्स बड़ा कर देना है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो 5 टाइम्स बढ़ाने के लिए अगले, है ना, 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष यानी कि वेंचर कैपिटल फंड तैयार किया गया है। वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 1,000 करोड़ रुपीस, 10 साल में 5 गुना बढ़ा देना है स्पेस इकोनॉमी को। और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड भी तैयार किया जाएगा। अनुसंधान राष्ट्रीय शोध कोष की भी स्थापना की जाएगी। सो है ना, रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। अगर ये प्रयास होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में, सर्विसेज के सेक्टर में, सभी सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता में वृद्धि हो पाएगी, है ना। अंतिम प्राथमिकता, है ना, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इज नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। अगली पीढ़ी को ध्यान में रख करके क्या सुधार करने आवश्यक है। तो सबसे पहले लेबर रिलेटेड यानी कि श्रम संबंधित सुधार किए जाएंगे, है ना। तो श्रम संबंधित सुधार में क्या किया गया है कि जो ई श्रम पोर्टल है इनको अन्य पोर्टल के साथ, है ना, इंटीग्रेट किया गया है, ताकि जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, और एम्प्लॉइज जो हैं वो उनका रेंज और एक दूसरे से जो वैरायटीज हैं वो इंक्रीज हो सके। अलग अलग क्षेत्रों के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आकर एम्प्लॉइज को देख सके। उसके साथ साथ श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल्स को भी रिवैम्प किया जाएगा, है ना। जो उद्योग और व्यापार को ध्यान में रख करके उनका अनुपालन करने के लिए जो आवश्यक है उसके हिसाब से श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल जो हैं उसको भी रिवैम्प किया जाएगा। मतलब रिवैम्प करने का मतलब क्या है, नया रूप दिया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, यू में से।
एक एनपीएस वात्सल्य, नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य की शुरुआत की गई है। वात्सल्य क्या है? जैसे कि पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, वो अपने बच्चों के लिए जो अभी माइनॉरिटीज में हैं, अवयस्क हैं, है ना, उनके लिए एनपीएस शुरू कर सकते हैं, राइट। और जब ये बच्चे मेजॉरिटी हो जाएंगे यानी कि वयस्क हो जाएंगे तो वो उसको रेगुलर एनपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये क्या है कि आप अपने बच्चों के लिए बचत योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड, राइट। और उसके साथ साथ जन विश्वास बिल 2.0 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है ना। तो इसके लिए जन विश्वास बिल 2.0 ओके लाया जाएगा। अब एक बार जरा रफली देख लेते हैं आपके लिए फैक्चुअल, अगर पूछ लेता है एग्जाम में बजट एस्टिमेट्स 2024-25, तो कुल प्राप्तियां अदर देन बोरोविंग्स, कर्जा को छोड़ करके जो हमारी टोटल प्राप्तियां हैं वो है आपकी 32.07 लाख करोड़ रुपया, और कुल खर्चा 48.21 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो आपका राजकोषीय घाटा कितना हो गया? 5.1% ऑफ जीडीपी, शुरू में देखा था हमने। नेट टैक्स रिसीट्स, है ना, सो नेट टैक्स रिसीट्स, शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी है? 25.83 लाख करोड़ रुपए। तो नेट टैक्स रिसीट्स मतलब कि सरकार, केंद्र सरकार अपना ले ले, राज्य सरकारों को उसका हिस्सा दे दे, तो उसके बाद 25.83 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। यहां पर एक अच्छा सुंदर सा कंसेप्ट है, ये वाला कह रहा है कि ग्रॉस मार्केट बोरोविंग थ्रू डेटेड सिक्योरिटीज, ये जो दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधार है, मतलब जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में रिलीज करके आरबीआई के माध्यम से जो सरकार ऋण वसूलती है, ऋण प्राप्त करती है, वो है 14.01 लाख करोड़ रुपीस, राइट। और अगर उसी के दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से शुद्ध बाजार उधार कितना है, यानी कि नेट अगर मार्केट बोरोविंग की बात करें तो दिस इज 11.63 लाख करोड़, यानी कि ग्रॉस में से जो रीपेमेंट ऑफ लोन्स है उसको घटा देंगे। अब सरकार ने जो पहले लिया था लोन वो चुकाएगी भी, तो उसको घटाने के बाद जो नेट है हमारे पास वो है 11.63 लाख करोड़ रुपीस। ये बाजार से उगाही है, बाजार से सरकार जितना ज्यादा पैसा निकालती है, प्राइवेट सेक्टर के लिए संसाधन उतने ही कम पड़ जाते हैं, है ना। जिसको उसके बाद कौन सी समस्या निकल करके आती है? क्राउडिंग आउट की समस्या निकल कर आती है, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए दिक्कत हो जाती है। खैर, ये एक महत्वपूर्ण है। इन्फ्लेशन पे लगातार बात हो रही है, तो 2022-23 इसका अंतिम आंकड़ा है हमारे पास। 2022-23 में हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी कि जो आपका मेन इन्फ्लेशन है, जिसको आप सीपीआई कंबाइंड के थ्रू दिखाते हैं, वो आपका रहा था 6.7%। तो 6.7% आपका मुद्रास्फीति रही थी, हेडलाइन मुद्रास्फीति 2022-23 में, जो अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो समस्या का कारण है, क्योंकि जितना मार्केट में पैसा रहेगा तो मुद्रास्फीति की आपकी समस्या दिखेगी, है ना। पूंजीगत व्यय, लगातार भाषण अभिभाषणों में पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, अलग अलग तरीके से इस चीज को बूस्ट किया जाता है। और हम लोगों ने भी शुरू में कहा कि पूंजीगत व्यय जो है ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है देश के विकास में। तो अगर आप पूंजीगत व्यय को देखेंगे परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में, तो 2018 वित्त वर्ष 2018 से ये लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है ना। इफ यू लुक एट दिस, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स, और अगर आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में देखें तो भी ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही कर रहा है ना। तो जहां कैपेक्स यानी कि पूंजीगत व्यय जो है वो 2018 में 2017-18 के बजट में, है ना, 1% से भी कम था। इट वॉज लेस देन 1% ऑफ जीडीपी। वो 2024-25 में जीडीपी का 3.4% पूंजीगत व्यय के रूप में आया, राइट। तो हम लोगों ने लगातार इसमें इंक्रीमेंट, यहां पर देखो, यहां पर कैपेक्स एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये आपका 1% का है, राइट। तो ये और ये समान है, तो इट इज लेस देन 1% इन फिस्कल 2018, यानी कि वित्त वर्ष 2017-18। जब आप ऐसे लिखते हैं 18-19 ऐसे, तो इसका मतलब है कि 2024-25 अगला वाले को लिखते हैं, ठीक। तो ये क्या है? ये ट्रेंड से सवाल आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है ना, कि भाई 18 से लगातार बढ़ रहा है, 1% से कम था, अभी 3.5% के आसपास है, या मोर देन 3% है, या एग्जैक्ट नंबर 3.4% का एस्टिमेट रखा गया है। सो वहां पर ये चीजें काम आती हैं। दैट इज वाई ये लेकर के आया गया।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सेस। इसमें कई सारे सुधार किए गए हैं, है ना। तो टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस का क्या है, 0 से 3 लाख तक के लिए टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख, इस पे ध्यान। 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 15%, 12 से 15 20, और 15 लाख या उसके ऊपर जो है आपका 30% लगेगा टैक्स। तो ये ध्यान रखिएगा। और टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं, जरा ध्यान दीजिए। टैक्स अनाउंसमेंट्स, एंजल कर को सभी के ऊपर से हटा दिया गया है। जितने भी प्रकार के व्यापारी हैं जो है ना, जो एंजल कर के अंदर आते थे, तो एंजल टैक्स से मुक्ति दे दी गई है ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। कॉर्पोरेट टैक्स ऑन फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनी हमारे यहां और बढ़िया से मतलब खुश होकर काम करें, तो 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है निगम कर विदेशी कंपनियों को। गुड इनिशिएटिव। उसके बाद एक और चीज परिभाषित की गई है, इसमें ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या है कि जो कैपिटल गेन टैक्स आपको लगता था, तो उसमें डिफाइन किया जाता था कि शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए, लघु काल के लिए, दीर्घ काल के लिए है। तो कहा गया कि जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं, वो अगर आप 12 महीना यानी कि 1 साल से ज्यादा रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और जितनी भी अनलिस्टेड सिक्योरिटीज हैं और जो फिनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं है, यानी कि शेयर स्टॉक्स नहीं है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, अगर आप उसको 2 साल से ज्यादा रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है। सो अनलिस्टेड एसेट्स, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल, हेल्ड फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ये लॉन्ग टर्म कहा जाएगा। और जितने भी लिस्टेड फिनेंशियल एसेट्स हैं, है ना, अगर उनको 1 साल से ज्यादा रखेंगे तो वो दीर्घकाल हो जाएगा, और उसके पीछे रहेगा तो लघु काल रहेगा, है ना। तो उसके हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक, तो ये सुधार पे ध्यान रखिएगा। ये जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स है, तो वहां पर उस सवाल के साथ साथ ये चीज ऐड करके आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। सो दैट इज द रीजन यू शुड नो इट। एंड इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि आपको घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, तो आपके लिए चूंकि बजट में है, जैसे कैंसर ट्रीटिंग मेडिसिन को, है ना, कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है, फुली एग्जेम्प्टेड। तो यहां पर फुली एग्जेम्पशन तो अपनी जगह पर है, लेकिन आपको अगर साइंस टेक में क्वेश्चन पूछ दिया तो ये दवाइयां हैं, इसका उच्चारण आप हिंदी में देख लो, है ना, ट्रस्टुजुमाब डेरुक्स्टेन, है ना, ओसीमार्टिनिब और दुर्वालुमाब, ये 3 दवाइयां हैं जो कैंसर में काम आती हैं, तो इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। लिथियम जैसे जो बेसिक अर्थ मिनरल्स हैं, है ना, उनकी कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। और सोना और चांदी पे कस्टम ड्यूटी कम किया गया था, और इसका परिणाम क्या निकल करके आया था? इसका परिणाम निकल करके आया था सोना का भाव बहुत तेजी से गिरा था। तो जितने समझदार और चालाक लोग थे उस समय, उन लोगों ने सोना खरीद लिया। सोना खरीदने का मतलब जैसे शादी विवाह में गहने खरीदने की जरूरत है, सो दे परचेज एंड दे मेड गुड प्रॉफिट ऑफ इट। तो 6% किया गया था कस्टम ड्यूटी, घटा करके गोल्ड और सिल्वर पे, और प्लैटिनम पे घटा करके 6.4% किया गया था। सो गोल्ड वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेसिक कस्टम ड्यूटीज ओवर मिथेनिल, लेट मी रीड इट इन हियर हिंदी, मेथिलीन डाइफेनिल डाइसोसाइनाइड। सो व्हाट इज दिस? दिस इज यूज्ड इन मेकिंग स्पैंडेक्स यार्न। ये स्पैंडेक्स यार्न जो है, दिस इज वेरी मच यूजफुल इन लेदर इंडस्ट्री एंड अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो आपका आइटम है ना, इस पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क जो है वो जो 7.5 लगता था, उसको घटा करके 5 किया गया है। सो इसको आप लोग देख लीजिएगा प्लीज, खास करके बीपीएससी में, है ना, साइंस टेक वाले में अगर पूछ दे तो आपका काम हो जाएगा यहां से, क्योंकि बजट का कंपोनेंट है, सो दे कैन आस्क, है कि नहीं। तो यही सोच करके आपके लिए किया गया है। उसके साथ साथ 2 प्रमुख घोषणाएं, एक तो विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लिया गया है कि मतलब अभी तक कुछ पेंडिंग केसेस रह गए हैं, है ना, उनको निपटाया जाएगा, टैक्स डिस्प्यूट वाले। उसके साथ साथ जैसे कोई विवाद है प्रत्यक्ष कर को लेकर के, सेवा कर को लेकर के, है ना, या कस्टम्स को लेकर के, राइट, तो प्रत्यक्ष कर, एक्साइज और सर्विसेज को लेकर के कुछ अगर आपके पास विवाद हैं तो उसकी मॉनेटरी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। तो 3 स्तर पे, इन तीनों के लिए एक समान है, प्रत्यक्ष, एक्साइज और सर्विस टैक्सेस। 3 स्तर पे, एक है आपका ट्राइब्यूनल्स,
दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में बढ़ा करके कर दिया गया है 60 लाख रुपया तक जा सकते हैं, सॉरी ट्राइब्यूनल्स में बढ़ा करके 60 लाख कर दिया गया है, हाई कोर्ट में बढ़ा करके 2 करोड़ और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। 60 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ इन सुप्रीम कोर्ट रेस्पेक्टिवली। सो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, राइट। तो ये मॉनेटरी लिमिट इंक्रीज किया गया है डिस्प्यूट्स को लेकर के, आप वहां पर जा सकते हैं अपना डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, राइट। सो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, राइट। सो दिस इज हाउ, है ना, ये बजट जो है चार, मतलब सीतारमन के हमारे वित्त मंत्री के शब्दों में चार जो प्रमुख जातियां हैं, 4 मेजर कास्ट्स, कौन कौन से 4 मेजर कास्ट्स। सबसे पहले शुरू करेंगे जो पुअर है, निर्धन, है ना, महिलाएं यानी कि फीमेल, राइट, यूथ यानी कि युवा, और अन्नदाता यानी कि फार्मर, अन्नदाता यानी कि फार्मर, इनको, है ना, लाभ देने के लिए बात की। हम लोगों ने अपने बजट में इनके बारे में चर्चा की, है ना, ऑफ कोर्स जो 9 प्राथमिकताएं हैं बजट की, और उसमें जो है प्रधानमंत्री की जो 5 स्पेशल पैकेज है उसके बारे में भी चर्चा की। हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखे, है ना, और जितनी भी योजनाओं जिसके बारे में बात की जाएंगी और जो नए अनाउंसमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उसको देखा, है ना। यू कैन ट्रस्ट द डेटा बिकॉज द डेटा इज टेकन फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। सो दिस इज इट for your national budget. Thank you very much everyone. And yes, this is the Telegram channel, you can join, right? Okay, so thank you very much, take care.